नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि जैन। हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी जी, जो हमको बताएँगे साहब ये चल क्या रहा है? मतलब मोदी साहब ने एक सोरोस का नाम क्या ले लिया, मोदी साहब की गवर्नमेंट ने, मतलब पूरा बवाल मचा हुआ है। ऐसा लगता है कि भई किसी के ऊपर पहाड़ टूटा है, किसी के ऊपर आसमान गिरा है, तो किसी के ऊपर कोई खाई में जाके गिर गया है। समझ ही नहीं आ रहा, चक्कर क्या है? तो साहब पहले ये बताओ कि यार ये एक्सपेक्टेड था कि इस तरह का जवाब, इस तरह का रिस्पॉन्स, इस तरह की बवाल मचेगा पार्लियामेंट के अंदर? नहीं, एक्सपेक्टेड नहीं था। इन्होंने तो बस सोचा था कि विंटर सेशन नहीं चलने देंगे। अब टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसा तो है नहीं कि जिस टॉपिक के बारे में बीजेपी बात कर रही है, सुधांशु त्रिवेदी जी के अब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, या उसके पहले अगर आप 5 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ संबित पात्रा ने जो किया, वो कुछ नई बात थी। वो तो हमारे डोमेन में 3-4 सालों से है, और इस पर तो हम लोगों ने कई मल्टीपल शो किए। मैंने तो रहस्यमयी सोनिया पर एक पूरा का पूरा अ, वीडियो बनाया है, जिसमें कांधार अटैक से लेकर के किस प्रकार से कश्मीर को अलग करने वाले फोरम के साथ वो जुड़ी हुई हैं एज अ को-फाउंडर। तो बात ये है कि उसको सदन के अंदर रखना, क्योंकि फिर वो लोकसभा या राज्यसभा सदन के अंदर वो रिकॉर्ड बन जाता है। हुँ। अच्छा, कमाल की बात है, सदन के अंदर जब रख रहे थे, एनडीए की तरफ से वो एनडीए की मीटिंग हो गई थी। मैंने लास्ट एपिसोड में जब हम बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि एनडीए की एक मीटिंग होने वाली है, आपके दर्शकों को याद होगा। तो मीटिंग के जस्ट इमीडिएटली बाद संजय झा, जो कि जेडीयू के सांसद हैं, वो सदन में कह रहे थे कि एक सदन में उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके डायरेक्ट जोर शोर से कनेक्शन है, उसके ऊपर बात हो रही है। तब तक खड़गे उठ गया, बोला अरे अरे हुँ। वो सदन में उपस्थित नहीं है, आप कैसे नाम ले सकते हैं? तो सुधांशु त्रिवेदी ने उठ करके कहा, भाई साहब हम नाम तो लिया ही नहीं, हमने तो बस ये कहा है, हमारे साथी ने तो बस ये कहा है कि एक ऐसी सदस्य हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है सोरस के साथ। हुँ। अब यहां पर फंस गए खड़गे साहब। अब मौका पे देख करके चौका मारा सुधांशु त्रिवेदी ने, इमीडिएट उसके बाद जो है वो पीसी हो गई सदन के जस्ट थोड़ी देर बाद, और वहां पर पूरा सोरस का कच्चा चिट्ठा खोल दिया गया। सदन के अंदर मात्र 48 घंटे राहुल गांधी बर्दाश्त नहीं कर पाई अपमान। 48 आवर। जिस नरेंद्र मोदी ने, आदि सर, बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा, 2002 से लेकर के 2024 तक मोदी जी के ऊपर इन कांग्रेसियों ने क्या क्या नहीं कहा। अभी आऊंगा सैम पित्रोदा के ऊपर, हर्ष मंदर के ऊपर, इन सब के ऊपर भी आऊंगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस शो का पारा गर्म होगा। किंतु क्या क्या नहीं कहा। सहारनपुर का आज वर्तमान वो सांसद है जिसने कहा था नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काट देंगे। जी। स्वयं सोनिया गांधी ने जहर की खेती करने वाला कहा। ये जो सैम पित्रोदा इसका गुरु है, इसने कहा था सिखों के नरसंहार के ऊपर हुआ तो हुआ। हुँ। सोचिए, ये वो लोग हैं, वो गया लीडर ऑफ अपोजिशन बन के फिर से, और मिला लोकसभा में जो सभापति हैं उनसे, और कहा कि इसमें कुछ डेरोगेटरी शब्द प्रयोग हो रहे हैं, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से उनको हटवाया जाए। हैं? तुमने खुद 2019 के चुनाव के समय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए चौकीदार चोर है जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, और इस हुँ। देश की जनता ने करारे थप्पड़ मारे थे। मैं मानता हूं कि यही वो चीज रह गई 2019 और 2024 के चुनाव के बीच में। 2024 के चुनाव में भी अगर इसी प्रकार के वैसे अपमानजनक शब्द लगातार प्रयोग हो रहे थे, हुँ। लेकिन इस बार हिंदुओं पर अटैक हो रहा था, और नरेंद्र मोदी किसी और वर्ल्ड में थे थोड़ा सा। चलिए, वो हुआ सो हुआ, वो उस पर नहीं जाएंगे। किंतु वो अगर बात हुई होती तो इस बार भी इसको थप्पड़ पड़ती। किंतु हरियाणा चुनाव आते आते हिंदुओं को एहसास हो गया कि ये धूर्त आदमी सुधर नहीं सकता। और अब आप देखिए पूरा सोरस की परेशानी क्यों है, बता रहा हूं। आजकल आजकल भाजपा आईटी सेल में कुछ नए लोग हायर हुए हैं, ये बात अब मैं कह सकता हूं। मतलब टॉप सीरियसली? नॉच में। हाँ, लग तो रहा है। सीरियसली तो साहब? हाँ, सीरियसली सीरियसली आप देखिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जिस जिस तरह के प्रकार से, वीडियोज़ आ रहे हैं, बाप रे बाप! देख के डर लगता है हाँ यार। हाँ, पहली बार एक एक बटन दबता है, सोरस बोलता है, एक बटन दबता है, वही लाइन राहुल गांधी दबता है, और वो भाजपा बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो पोस्ट होता है। तो दिख रहा है। इसके बाद अब लगा था कि बस ये समाप्त हो जाएगा, तो नहीं, अगले दिन निशिकांत दुबे उठे और जो 10 सवाल पूछे भाई साहब,
मतलब कांग्रेस में उथल पुथल बची। इसके बाद गिरिराज सिंह सदन के बाहर वो फोटो लेके घूम रहे थे, और कमी किसी की रहेगी तो जेपी नड्डा भी बोल बैठे। मतलब आई वॉज लाइक स्टन, अरे यार हद हो गई। जब टाइम बुरा चलता है किसी का तो जेपी नड्डा आदमी जैसा भी आदमी शेर लगने लगता है, वो भी सदन के अंदर दहाड़े मार रहे थे, निकालो इनको। तो कांग्रेस इकोसिस्टम को लगा भाई ये क्या हो रहा है। तो देखिए चेंज क्या हुआ। अब तक था सर के अटैक राहुल गांधी पे होता था, पहली बात सोनिया गांधी पर हो रहा है। लेकिन सोनिया गांधी पर क्यों हो रहा है? क्योंकि वो राहुल गांधी की मम्मी है। ये बात लोग समझ नहीं रहे हैं। बेटा तो समझ रहा है, तकलीफ तो यहां होती है, यहां तकलीफ होती है ना भाई साहब। अब प्रश्न ये है कि आज जब हम लोग अब बात कर रहे हैं, संविधान की चर्चा शुरू हुई है, मुझे पता नहीं कि अमित शाह ने कौन सा प्यादा कांग्रेस के पास फिट किया है जिसने ये सलाह दी थी कि भाई संविधान के ऊपर कांग्रेस चर्चा चाहती है। भाई साहब 1952 से लेकर के आज 2024 तक अलग अलग सरकारों में संविधान का के ऊपर जिस प्रकार से कांग्रेस ने सुसु किया है, उसको छील रहे थे आज सुधांशु त्रिवेदी जब राज्यसभा में। आधे लोग तो भाग गए, और मैं गारंटी देता हूं जब तक शो हमारा रिलीज होगा और जिस दिन पीएम के बोलने का टाइम होगा सदन के अंदर, कहीं लिख लीजिए आप लोग सादे कागज में, आधे से अधिक लोग सदन छोड़ के भाग जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी को सुन ना पाएंगे। मैं गारंटी देता हूं। तैयारी कर रहे हैं मोदी जी, लिख रहे हैं, नोट लिख रहे हैं, संविधान पर बहस कर रहे हो ना, एक एक नोट बना रहे हो। मैं बता रहा हूं कि मोदी जी के स्पीच का वेट आपको भी हमको भी सबको करना चाहिए। सबसे बड़ा रोस्ट शो उस दिन होने वाला और सबसे बड़ा कंटेंट उस दिन वो हमको देंगे। आई बिलीव इसमें मैं जानता हूं ना कि कांग्रेस फंस गई है, और कांग्रेस को लगा था कि वो अडानी के मुद्दे पे घेरी। अब मैं जानते हैं अडानी पे दिक्कत क्या है सर जी। अडानी के चक्कर में ना सोरस के पैसे डूब गए, बहुत भयंकर फंसे। मंथ एंड होने वाला है, आपको ही पता है, और दिसंबर में मोस्टली इंडियन शेयर मार्केट जो है ना वो ग्रीन में ही जाता है 25 दिसंबर के बाद, क्योंकि पूरी दुनिया का तो 25 के पहले बंद हो जाता है शेयर मार्केट, क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से। भारत के ऊपर ज्यादा प्रभाव इसलिए नहीं पड़ सकता इन न्यूज का कि अडानी के ऊपर शॉर्ट सेलिंग के उम्मीद की वजह से बहुत बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट था, और पूरा दिसंबर रेड नहीं हुआ, तो शॉर्ट सेलिंग करने के चक्कर में ठुक गए हैं। और सिर्फ वही नहीं ठुके हैं, सोरस का तो मेन कारोबार ही है ना, सिर्फ वही नहीं ठुके हैं, बहुत बुरी तरह से सर पूरा इनका इकोसिस्टम ठुका है। जिन जिन लोगों के इन्वेस्टमेंट थे सबके ठुके हैं। इस वजह से जो बुलाया गया, अभी 2 दिन पहले आप देखे होंगे कि गए हुए थे यूरोप में, एक आदमी से मिल लिए राहुल गांधी, फटाफट कुछ पैसे वैसे फंड वंड आ जाए। कहा जा रहा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को पिछले 10 वर्षों में 500 करोड़ के ऊपर की फंडिंग मिली है। उसकी ठुकाई हो रही है, खुदाई हो रही है एक एक चीज की। तो अभी राजीव गांधी फाउंडेशन के मालिक लोग जिनका ये है व्यापार, वो लोग फंसने वाले हैं। अब ये प्रश्न मेरे पास भी है कि अब तो ओरिएंटल बैंक रहा नहीं, लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने भी राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दिए हैं डोनेशन में। साला हमको समझ में नहीं आ रहा सरकारी बैंक किस बात का डोनेशन दे रहा है भाई, उसका क्या लेना देना है। सरकारी बैंक में सरकार के पैसे थोड़ी ना होते हैं, ये तो लोगों के पैसे होते हैं जो जमा करते हैं। उस पैसे को डोनेशन तुम दोगे, बाप का पैसा समझ रखा है क्या? क्यों दिया पूछना पड़ेगा, वो सब ग्रिल करना शुरू होगा। अभी आप देखिए ना, फिर से पीएनबी स्कैम खुलने वाला है। पीएनबी स्कैम नीरव मोदी वाला फिर से खुलेगा, क्योंकि नीरव मोदी के ऊपर भी चीजें कसी जा रही है, स्क्रू कसा जा रहा है। 1 महीने के अंदर वो सब खुलेगा और इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। हाँ, अभी तो इटली में भी इनके फेवर की सरकार नहीं है, मैं बताता हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत गड़बड़ सरकार है वहां पे। वो तो अगस्ता वेस्टलैंड की सारी जानकारी के लिए मोदी जी बार बार मिल रही है। जो फोटो हो रहा है ना मोदी मेलोडी, लोग सोच रहे हैं कि भाई कुछ तो है। यार तो मोदी सोच रहा है एक बार अगस्ता वेस्टलैंड की जानकारी दे दे मेलोनी, एक बार अगस्ता वेस्टलैंड की पूरी जानकारी दे दे ताकि हम लपेट लें यहाँ पर। तो यार बहुत कुछ चल रहा है और होगा, समय रखिए। नहीं, वो तो मैं तो बड़ा पेशेंट आदमी हूँ साहब, मेरे को इतना कोई जल्दीबाजी नहीं है, मैं आराम से देखता हूँ चीज़ों को, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स में ना हर चीज़ टाइमिंग के ऊपर होती है।
तो जियोपॉलिटिक्स भी टाइमिंग पे है, पॉलिटिक्स भी टाइमिंग पे होता है, इसमें तो कुछ करना नहीं होता। आपको थोड़ा-सा देखना पड़ता है किस तरह आपको स्टेप रखना पड़े, क्योंकि कहीं न कहीं आप केले के छिलके के ऊपर पैर रखोगे तो चोट आपको ही लगेगी। बिल्कुल। दूसरा सर मेरे को ये बताइए, ये जो पार्लियामेंट का डिस्रप्शन चल रहा है आजकल में भैया, वो जयदीप धनखड़ जी के ऊपर अब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, पता है आपको, वो आपके पास नंबर तो है नहीं, फिर भी आप ऐसे उल्टे काम कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। पूरा जो इनका अलायंस है वो तो तोड़-ताड़ के बराबर हो गया है। यहाँ तक कि अ, अखिलेश यादव की धर्मपत्नी ने आके बोल दिया कि यार हम ये ना अडानी के साथ हैं, ना किसी के साथ हैं, हम तो चाहते हैं कि हाउस चले। वहाँ पर ममता दीदी बोलती हैं, भैया हाउस चलाओ यार, क्या कर रहे हो? ये सब ठीक नहीं है। ये सब चल रहा है। लेकिन वो सब चलिए हटाइए। इनका एक विक्ट्री जो अभी दिखता है, अरे सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को होल्ड कर दिया, अभी तो कोई और सर्वे नहीं हो सकता, अभी ये नहीं हो सकता। ये क्या चक्कर है अभी? दूसरी तरफ से वार कराए। कई लोग तो ऐसे ही बोलते हैं ये कि भाई दूसरी तरफ नहीं, से वार नहीं, हो गया इनकी ओर। ये हाँ, बिल्कुल, ये झटका है हिंदुओं के लिए, क्योंकि जो जजमेंट है, उसके ऊपर हुँ, मैं डिटेल समझ रहा था और संजय सर से अभी बात ही हो रही थी, रिकॉर्डिंग भी हमने की है। इसमें जो एक चीज़ जो है कि आप रजिस्टर नहीं होगा, कोई केस रजिस्टर नहीं होगा। अरे भैया, जब रजिस्टर ही नहीं होगा तो अपील का भी कोई मतलब नहीं बनता। खत्म कहानी। अपील कर सकते हो, रजिस्टर मतलब कान को ऐसे पकड़ो या घुमा के ऐसे पकड़ो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कमाल का जजमेंट दिया है और मैं क्या बताऊं, इस वक्त जो चीफ जस्टिस साहब हैं, इनको लाने वाले तो जेटली साहब ही हैं। जेटली साहब ने बहुत अच्छा खासा अपने समय में हेल्प किया। खैर अभी तो सीजीआई हैं, सम्मान करते हैं, नहीं तो जानबे करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है गुरु। और हम तो प्रशांत भूषण भी नहीं है कि हमको 1 रुपए में छोड़ देंगे। हम पे तो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए भी लगा सकते हैं, जेल भी भेज सकते हैं, आजीवन कारावास, फांसी भी हो सकता है। तो संभल संभल के बोलना पड़ेगा। वैसे हम डरते बाल बराबर नहीं है, आप जानते हैं ये ट्रोलिंग के लिए बोल रहे हैं। लगे तो लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बात ऐसी है कि कमाल का ऑब्जर्वेशन मैंने किया। एक केस वक्फ बोर्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चला। तब वक्फ बोर्ड ने यह नहीं कहा कि जब तक तब तक सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि जब तक केस चल रहा है वक्फ बोर्ड किसी नई जमीन पे जो है वो क्लेम कर सकता है ना। वक्फ बोर्ड के लिए नहीं कहा। वक्फ बोर्ड धड़ल्ले से जो मर्जी, ये जमीन भी मेरी, ये यूनिवर्सिटी भी मेरी, ये बिहार की जमीन मेरी, एवेन्यू रोड मेरा, ये किसानों की जमीन कर्नाटका में मेरी, ये महाराष्ट्र में नांदेड़ वाली जमीन मेरी, सब भेज रहा है अनकंट्रोल ढंग से। हालांकि बाबा ने अलग ढंग से राह अपनाया। यूपी में एक केस बदला है सिर्फ। यूपी में हाथ जोड़ के बोले नहीं नहीं, ये यूनिवर्सिटी वाली केस हम वापस ले रहे हैं। बाबा ने बोला खबरदार जो वापस लिया तुमने, अब तुमने बोला ना नोटिस भेज के कि तुम्हारा है, अब साबित करना पड़ेगा। बुलडोजर तैयार रख रहे हैं थोड़ा। और अभी वो साबित करते होते तब तक फतेहपुर में उन्होंने बोला चला दो, ये रोड के ऊपर ये मस्जिद है, ये नहीं होनी चाहिए, ये इनलीगल है, इसको उड़ा दो। तो बाबा अपना स्वैग रखते हैं। मोदी सरकार की एक जो इस लाइन में वीकनेस है कि मोदी सरकार हर बार अपना गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में डालती है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बस 4 वीक के अंदर जवाब दे दो। ये गलती तो कर दी। शाम को आ गया ना, 2 हफ्ते में जवाब देंगे हम। हाँ, 2 हफ्ते में। 4 अब तो ये छोड़िए, गलती, 2 हफ्ते में दे रहे हैं। हाँ, अब मैं वही कह रहा हूं, ये गलती कर गई सुप्रीम कोर्ट। बहुत उसे बढ़िया। लगा कि उसे लगा कि जून के पहले वाला मोदी सरकार है। उसे लगा कि ये मोदी सरकार जून के पहले वाला है। लेकिन हरियाणा महाराष्ट्र के रिजल्ट के बाद मोदी सरकार को भी समझ में आ गया कि भाई साहब वोट लिया हिंदुओं से तो बात कर रहा है। अब 2 हफ्ते के अंदर जब जवाब देगी, मैं बता रहा हूं, कहेगी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक इलीगल एक्ट है, भारत के संविधान के मूलभूत अधिकारों का हनन करती है, जहां पर इस देश में कोई भी आदमी कोर्ट जा सकता है, यही बताएगी 2 हफ्ते में। और इसके बाद फंस जाएगा कोर्ट, क्योंकि सुनवाई करनी पड़ जाएगी। तो ये अच्छा हुआ। देखिए क्या है, कभी-कभी मैं कहता हूं कि ऐसा भगवान चीजों को प्लेस करने लगते हैं कि आपकी सारी समस्याएं समाप्त होने लगती है। मैं उस दौर से स्वयं कोविड में गुजरा हूं। मुझे लगा कि अब मेरा लाइफ बहुत बुरे दौर में जाएगा, लेकिन महादेव ने कुछ चीजों को ऐसे फिक्स किया मेरी लाइफ में कि सारी चीजें स्मूथ होती गई। तो हुँ, देश को बचाने का भी दायित्व तो उन्हीं का है। देश का को बचाने का भी दायित्व उनका ही है।
वो ठीक करेंगे, कुछ बुद्धि डालेंगे, कुछ लोगों के विवेक जगाएंगे, कुछ परम देशद्रोही मुसलमान भक्त टाइप के लोग के अंदर भी भावना जगेगी कि नहीं भाई देश अपना है, थोड़ा सा कांग्रेस से अपने आप को डिटैच कर लो। ऐसे लोगों के अंदर भी वो जगती है समय समय पे, वो होता है, कोई दिक्कत नहीं है, राजनीति है। तो ये सारी चीजें चल रही है। प्रॉब्लम विथ कांग्रेस इज डिफरेंट। कांग्रेस में सर दो घड़े, दो धड़े, उनमें से एक चाहता है कि राहुल गांधी का कुछ नहीं हो सकता, प्रियंका को आगे करने का टाइम, और राहुल को समझ में नहीं आ रहा है। राहुल को मोदी से अभी नहीं लड़ना है। आने वाले जो ग्रह दशा चल रहे हैं राहुल गांधी के, मुझे लग रहा है 6 महीने के अंदर अगर दिल्ली चुनाव में 2-3 सीट भी कांग्रेस निकाल जाती है तो प्रियंका वाड्रा का राइज हो जाएगा गुरुजी, और राहुल गांधी को खुद कांग्रेस के अंदर लोग ना पूछेंगे। ये तो राहुल गांधी टिके हुए हैं क्योंकि मम्मी की तबीयत अभी भी ठीक है। तो वो कौन सी बड़ी चैंपियन है? इस बात से मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो देख के तमाशा देख के पॉपकॉर्न खाने दो। मुझे तो पॉपकॉर्न आप खाने दो भाई, लड़ाई होगी तो मजे तो हम लेंगे, ये मजे लेने का अधिकार तो मत छीनो, लेकिन वो होगी, उसमें कोई संदेह तो नहीं। आपको ये क्या दिखता है सर, अभी जो इतना गेम चल रहा है, ये इतना जो सब कुछ चल रहा है, भड़कम चल रहा है, इस बीच में मोदी सरकार ने बोला है भई हम वन नेशन वन इलेक्शन लेके आएँगे। तो उसका क्या देखिए होने वाला है? देखिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अभी मैं ग्राउंड पर था, थोड़ा बिहार के अंदर तो वैसे भी लोगों को पता तक नहीं है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के पहले थोड़ा सा प्रिपरेशन का टाइम इनको रखना था। जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर लाने के पहले आप देखिए, बीजेपी सरकार ने पहली बार प्रेस में भी बात कह दी, हर जगह माहौल बनाया, ठीक है, मोटा मोटी लोगों को समझ में आ रहा है, पर विपक्ष भी समझा रहा है, अरे सोचो पूरा देश ही ईवीएम हैक कर लेगा। एक चुनाव तो करा नहीं पाते एक बार में बढ़िया से, पूरा देश में एक बार में कराया पूरा लूट लेगा। क्योंकि विपक्ष जानता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन प्रॉपर ढंग से हुआ तो पूरे देश का इलेक्शन जो है वो चलाया जाएगा नेशनल मुद्दों पे, और ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ना होते हुए भी, जैसे यूएस में इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में ना होते हुए भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टाइप के डिबेट्स होने लगेंगे, और फिर वहां पर कांग्रेस गिर जाएगी। क्योंकि जब भी राष्ट्रवाद का मुद्दा आएगा, नेशनल मुद्दा मुद्दा आएगा, और भारत के बारे में बात होगी, कांग्रेस बैकफुट पर रहेगी। सो ये लोग अपोज करेंगे। अब हुँ, अपोज करेंगे तो अब ये है कि देखिए इसके बाद जेपीसी, ये भी तो जेपीसी में जाएगा, इस पर बहस होगी, लंबी चौड़ी चर्चा होगी, 100%। तो लंबा टाइम है। पर मैं एक बात मानता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन से पहले इनको और कुछ जरूरी मुद्दे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि इस वक्त भाजपा को अग्रेसिव राजनीति 3 स्टेट में कम से कम शुरू कर देना चाहिए। बिहार 2025 में है। बिहार में आपके पास इस वक्त जो ग्राउंड का एक अच्छा लीडर नहीं है, ये दुख की बात है। मैं उसी स्टेट से बिलोंग करता हूं, और आपके पास ठीक है योगी जी ना हो, अरे भाई केशव प्रसाद मौर्य के बराबर तो हो जो संगठन को ठीक से चला सके। ये ना भूलिए कि 2017 में केशव प्रसाद मौर्य ने भी बहुत कमाल का काम किया था। कई जी, लोग केशव प्रसाद मौर्य जी को गाली देते हैं, लेकिन मैं, मेरा दृष्टिकोण अलग होता है सर। केशव प्रसाद मौर्य जी आज से बीजेपी में नहीं जुड़े हैं, राम मंदिर के आंदोलन के समय से जुड़े हैं। उस समय जब उनके कास्ट एंड कम्युनिटी के लिए बीजेपी अछूत पार्टी मानी जाती थी, उस आदमी ने बीजेपी को समय दिया, सींचा है। किसी भी के भी मन में महत्वाकांक्षा हो सकती है कि मैं भी मुख्यमंत्री तो बन सकता था, मैंने भी इतना दिया है, मैं भी प्रदेश अध्यक्ष था, वो हो सकता है, और उसमें कोई बुराई बात नहीं है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको राजनीति करने का अधिकार होता है, वो ठीक है। किंतु दुखद बात हम बिहारियों के लिए है कि हमारे पास केशव प्रसाद मौर्य भी नहीं है। ये हुँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यूपी में ऐसा नहीं, कई लीडर रहे हैं, और हमेशा से लीडर रहे अच्छे-अच्छे, ऐसा नहीं। कभी आप देखिए, ठीक है आज बनारस से ही है, लेकिन जो 3 महत्वपूर्ण लोग रहे, उनमें एक बनारस से लगातार चुनाव जीतते रहे। तो हमारे पास वो इश्यू भी नहीं है, और एक बिहार के अंदर सुशील मोदी के आगे तो और भी बैलेंस खराब हो गया। वैसे सुशील मोदी भी कतई अच्छे नहीं थे, उन्होंने भी नया लीडरशिप पनपने नहीं दिया। इस हुँ। वक्त जिस लीडरशिप क्राइसिस में है बीजेपी, वो एक बड़ा प्रॉब्लम है मुझे लगता है। तो उस पे थोड़ा-सा मुझे लगता है मोदी जी या अमित शाह जी को, यही 2 लोग फोकस करके कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जेपी नड्डा जी ऑनेस्टली जब तक अध्यक्ष हैं, कम से कम उनके बस का नहीं है। क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों में बिहार में बीजेपी को और बर्बाद ही किया गया।
तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जाना पड़ेगा नीतीश या चिराग के पास। नीतीश सैचुरेशन मोड में है, ओल्ड एज है, उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी। एक चिराग है, वो भी अलायंस पार्टनर है। आप ट्रस्ट कीजिए, जो कीजिए वो आपकी मर्जी। अब एक ये है जो मेरे लिए बहुत बड़ी साइन है, और बिहार के जीत और हार पे सर देश का नैरेटिव बदल रहा है। बिहार बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। आप देखिए, बांग्लादेशी भी रह के बोलते हैं ना, हाँ, बिहार और बंगाल हमको वापस चाहिए। अलग ये बात और है कि ममता बनर्जी बोल रही है कि हमारे हाथ में लॉलीपॉप है क्या, वो बात और है। और मैं, बड़ी बात तो ये कि भैया ममता बनर्जी बोल रही है, टेंशन में तो मैं खुद ही एक बार आ गया, अबे यार ये क्या हो रहा है। ये बात तो बीजेपी वालों को बोलना चाहिए था। अब प्रॉब्लम क्या है बीजेपी के पास, कि बीजेपी हर चीज में मोदी और योगी के भरोसे ज्यादा डिपेंड हो गई है। अच्छा, कोई बात नहीं, मोदी जी नहीं संभाल पाएंगे तो योगी जी है ना, योगी जी की 15 रैली शेड्यूल कर देंगे, 20 रैली। अरे भाई साहब, योगी जी यूपी के सीएम बनेंगे, बिहार के तो नहीं बनेंगे। बिहार स्टेट पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, अगर आप ध्यान देंगे तो बीजेपी एक जगह और लैग कर रही है, वो है सर आंध्रा और तेलंगाना। तेलंगाना में इनको ठीक ठाक सीटें मिली, लेकिन लोकल लीडरशिप पर अभी भी अब बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इसी स्टेट की कड़ी में एक और स्टेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है बीजेपी के लिए, वो है कर्नाटका। मेरा मानना है कि पहले अपने आप को इंटरनली थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। आपको विकल्प ढूंढने होंगे। ठीक है, येदुरप्पा का, ठीक है, येदुरप्पा का बेटा जो है वो एक बहुत बढ़िया माइक्रो मैनेजमेंट करने में कामयाब रहता है। आई थिंक विजेंद्र नाम है, और बढ़िया बढ़िया लीडर है। वो भी माइक्रो मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता है, बाप से कम ये सीखने में वो कामयाब हुआ। तो आपको करना तो पड़ेगा, वो चीज नहीं हो रही है। और ये मेरे लिए वरी साइन है, क्योंकि राष्ट्रवादी जो होते हैं ना, वो भारत के हर कोने पर दृष्टि रखते हैं। और मेरा ये मानना है कि इस वक्त वन नेशन वन इलेक्शन से जरूरी है कि आप अचानक लेके आ जाएंगे, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन करने चले जाएंगे। आप कल्पना कीजिए, वर्ष के लिए भी कल्पना करनी चाहिए। मान लीजिए बिहार और कर्नाटका जैसा हाथ दूसरी बार आपके हाथ से निकल जाता है, और इस बार तेजस्वी के पास चला जाता है, और लोकसभा जब आप फेस कर रहे हो गया, कितना टेंशन होगा। पुलिस प्रशासन सब राजद के कंट्रोल में होगी, 40 सीटें हैं। सोचा है किसी ने? मैं सोचता हूं, दिन रात सोचता हूं बिहार को बचाने के लिए। ठीक है, मेरा स्टेट है, मेरा दायित्व बनता है बचाने के लिए, परिश्रम करना है, पर ये परिश्रम बीजेपी को भी करना है सर। तो जी, जी, वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ, वो बहुत मुश्किल परिस्थितियां हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा 1-1.5 साल तो वैसे भी डिले होना चाहिए इस पूरे कार्यक्रम को। अभी टू अर्ली है। मुझे लगता है इससे ज्यादा अच्छा कि वो वक्फ बोर्ड पे टिके रहते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट भी बिहार चुनाव पे ज्यादा पड़ता। नहीं, वो वक्फ तो हो जाएगा उससे पहले, नहीं? देखिए, होपफुली हो जाए। मैं यही चाहता हूं कि कुछ नहीं तो अगस्त सितंबर तक हो जाए बिहार चुनाव से पहले। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इमीडिएट इलेक्शंस के पहले अगर हो जाएगा तो ठीक है, नकारा है, निकम्मा है, पर एक वो गीत है ना, जैसा भी है मेरा पति तो मेरा देवता है, वैसी हालत है बीजेपी के लिए। ये वो तो बात ठीक है। बट मेरे को ये बताइए, अभी देखिए ये पूरा केओस टाइम है, और इस टाइम पे जिस तरह से जो लात मारी है पूरी ऑपोजिशन को, और जिस तरह से सेट करी है चीजें वहां पर, ऐसा दिखता है कि भाई पूरा मतलब हड़बड़ी मची हुई है। अभी वो क्या पार्लियामेंट के बाहर खड़े होके एक दूसरे को गुलाब देना, ये करना वो करना, ये तो बेवकूफी, मतलब एकदम ही बोलते हैं जब आपको आपके पास और कुछ नहीं है तो आप वहां पर खड़े होके वो कर लो। आप वो दूसरी उनकी बहना देवी की बात कर रहे थे, लेकिन बहना देवी ने तो आज स्पीच दे दी कि भाई पार्लियामेंट में, उन्होंने तो ऐसी स्पीच दी कि भैया अपने स्टेट को ही धो दिया बीच में। कमाल लड़की है ना, कमाल तो लड़की यार, है ना। तो मतलब मतलब मैं सुन रहा था पूरा स्पीच। अब आप सोचिए, देखिए, गुलामों को दो तरह से देखिएगा। आप अभी जो मैं एक्सपोज करने वाला हूं उस लड़की को, और गुलामों के सर तो झुके रहते, तो मीडिया वाले तो एकदम चरण चाटुकारिता करेंगे, वाह प्रियंका दीदी मजा दे दिया, माहौल लूट लिया, वाह वाह वाह, क्योंकि पीआर एजेंसी के पैसे बरस रहे हैं। और दूसरा, पीआर एजेंसी के पैसे इसलिए बरस रहे हैं क्योंकि कई लोगों को बरसा रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट है उनका, क्योंकि वो चाहते हैं कि राहुल का टाइम अप हो और प्रियंका राइज हो। लेकिन वास्तविकता के धरातल पर जरा आइए। मैं आऊंगा हरियाणा हिमाचल के ऊपर, उससे पहले प्रियंका ने एक बात कही। संभल में वो दर्जी के बेटों से मिले, ठीक है सर, एक दर्जी तो कन्हैया लाल भी था राजस्थान में, उनके बेटों ने आज तक चप्पल नहीं लगाई है। न्याय तो बड़ा ना क्लियरली मिला। बोला उन्होंने तो। और वो तो भैया मैं सीरियसली बोलता हूँ ये चीज, अभी वो जैसे बेचारे वो अतुल सुभाष के साथ जो केस केस चल रहा है, हमारी जुडिशरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, लोगों की जानें जा रही है यहाँ पर।
आप लोग अपने वो जुडिशियल चेंबर्स के अंदर बैठे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बैठिए आप चेंबर्स के अंदर, आप जो मर्ज़ी करिए, अपनी पूरी फैसिलिटीज़ लीजिए, सब कुछ करिए। बट प्लीज़ डिलिवर जस्टिस यार। क्या जस्टिस देंगे? कल ही तो जावेद को बेल मिली है, इसीलिए तो मैं उठा रहा हूँ। आज आपने वो एक वो क्या एक वो एक्टर है अल्लू तेलंगाना अर्जुन। में अर्जुन, नहीं, उसको उठा के उस पर तो एक सोलो एपिसोड में करने वाला हूं। ये तो अन्याय की पराकाष्ठा हो गई, चूंकि रेवंत रेड्डी अपना इकोसिस्टम और रेवंत रेड्डी चूंकि संभाल ना पा रहे हैं, तो कुछ नहीं तो ब्लेम लगा दो उस पे। बिना नोटिस क्या था, थिएटर ऑनर्स ने दिखाया है, नोटिस था। आपका पुलिस, आपका प्रशासन संभाल ना पाया तो गुनाह, कुछ नहीं तो गुनाहगार किसी और को ठहरा दो। वैसे बदला भी है, पूछिए क्यों? रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के मन में कसक तो है ना कि यार इसके ही परिवार का है ना वो पवन कल्याण, हाँ। जो बगल के स्टेट में धुआं धुआं मचाए हुए हैं। अंदर में तो है ना वो जा तो नहीं रही है ना पीड़ा। जिस प्रकार के से हिंदुत्व के मामले में जिस प्रकार से वो कांग्रेस को नंगा कर रहा है रोज, वो पीड़ा भी तो है ना। तो इस पे तो अलग चर्चा हो जाएगी, वो पूरा आधे घंटे 45 मिनट का एक शो बन जाएगा उस पर। लेकिन देखिए, यही है कांग्रेस, अपनी नाकामियों को हमेशा छुपाना बहुत बढ़िया से जानती है। अशोक गहलोत और उनकी पुलिस ने जो कन्हैया लाल दर्जी को जो इंसाफ न दिला पाए, वो संबल के लिए रो रही। अब मैं प्रियंका वाड्रा से एक बात पूछना चाहता हूं, सदन के अंदर बोल देती कि हाँ भाई मुसलमान है, पत्थरबाजी करना उनका संवैधानिक अधिकार है। जब पुलिस का रिपोर्ट है, सुनिएगा सर और आपके दर्शक भी ध्यान से, पुलिस के फॉरेंसिक जांच के रिपोर्ट में क्लियर एविडेंस है कि पुलिस की गोली के द्वारा किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो भाई वो साहब तुम पत्थर, जी, अपने आप को गोली मार दी साला, ऐसे कट्टे मुझे यूज कर रहे हैं। कट्टे आपको पता ही है भैंस क्या कैसे फायर करते हैं, कभी इधर फायर नहीं, करते हैं, कभी अरे उधर। अरे मार रहा होगा, इधर चला गया, इधर लग गया। प्रश्न ये है कि वहां पर हिंदू दंगा कर रहे थे क्या? एक भी हिंदू थे क्या? नहीं ना। तो उत्पात भी मुसलमानों के द्वारा, मरे भी मुस्लिम। इसमें भाई इस देश का हिंदू और संविधान क्या कर सकता है? पुलिस क्या कर सकती है? वो मरे वहां पर बैठ के, गजब की बात है। प्रश्न ये है कि मुसलमानों का तो उस पूरे जो है परिसर से लेना देना ही नहीं है। एक पार्टी एएसआई, दूसरी पार्टी हिंदू, मस्जिद तो वो है ही नहीं, वो तो एएसआई का है प्रॉपर्टी। कहां कहां बात आ रही है भाई साहब? संविधान भी तो पढ़ लो, संविधान के ऊपर चर्चा करने से पहले हम लोग के माथे के ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो एक्चुअली पीआर और न्यूज वालों को हटा दीजिए, तो प्रियंका वाड्रा ने आज जो है संविधान की बात की। अब एक और खुलासा सर, प्रियंका वाड्रा और इनके समर्थक तो गांधी को भी नहीं मानते। अगर गांधी को मानते तो वायनाड में इनकी जीत की खुशी में जो गौ माता की हत्या हुई वो न होती। गोली मारी गई थी ना अभी कुछ दिन पहले। गौ हत्या के सबसे बड़े विरोधी कई बार बोल चुके हैं महात्मा गांधी। अब उनको महात्मा बोलो ना बोलो, गांधी बोलो ना बोलो, आपकी मर्जी। लेकिन गौ हत्या के सबसे बड़े विरोधी थे, उन्होंने कई बार ये बातें कही है ओपनली प्लेटफॉर्म्स पे, वो एविडेंट है। तो आप तो गांधी को भी नहीं मानते, तो हो सकता है आप नाना को मानती होंगी, फिर आपकी दादी की तरह आपकी नाक में मिलती है, यही तो आपकी क्वालिटी है। क्योंकि मुस्लिम लीग के साथ अलायंस करके मुस्लिम लीग को सेकुलर बताने वाले राहुल गांधी और ये लोग संविधान के बारे में बात करेंगे। बड़ा जोक। मुस्लिम लोग पार्टी का फाउंडेशन करने वाले, बंटवारे के बाद उसमें से 22 मेंबर रह गए और वो संविधान बनाने वाले लोग इस देश में संविधान की बात करेंगे। चोमू समझ रखा है हमको। और आपको लगता है बहुत बढ़िया स्पीच था? नहीं था, बिलो एवरेज स्पीच था। ऐसा स्पीच अभी जब सांभवी और ये लोग देंगे तो आप देखेंगे, जो बिहार की सबसे कम उम्र की लोजपा से है, अशोक चौधरी की बिटिया है, और जब वो बोलेगी तो गुर्दे छील देगी इसी कांग्रेस की, आप लोग देखिएगा। ये बात और है कि उसके साथ पीआर नहीं होगा, हम जैसे लोग भले उसका वेट कर रहे हो, जिस दिन चिराग पासवान बोलेगा अभी संविधान के ऊपर, गुर्दे छीलेगा, आप देखिएगा। तो बहुत बिलो एवरेज था और मेरे हिसाब से पहले मैच में 0 रन पर ही आउट हुई है, एकदम डेब्यू खराब रहा है। अगर यही भविष्य है तो फिर शुभकामनाएं लेते जाइए, और क्या कहूं। नहीं बड़े खुश हैं यार, ऐसे मत करो, आप तो दिल तोड़ रहे हो लोगों का यार। बड़ा लोग बड़े खुश थे कि भाई ऐसा क्या हो गया। और सबसे अरे बढ़िया चीज
इनके अब्बा रोज बदलते हैं। ये तो कन्हैया को भी अब्बा बनाए फिर रहे थे। अरे दिल्ली में आप देखना मनोज तिवारी को हरा देगा। मैंने आपके चैनल पे बोला था 1.5 लाख के अंतर से जीतेगा। उठा ले दर्शक। अरे भाई ग्राउंड पर तो आओ, जहां से वो लड़ रहा है ना, कन्हैया नहीं जीतता, चाहे कितना भी माहौल बना लो। चाहे डोनाल्ड ट्रंप को बुला देते, जो बाइडेन को प्रचार प्रसार के लिए उतार देते, नहीं जीतना था। क्योंकि वोट जो है ना, वो इस पीआर पे नहीं होता, वोट जनता करती है, ईवीएम में बटन दबता है। और वो कास्ट, राष्ट्रवाद, लेयर की पॉलिटिक्स, बहुत सारा पॉलिटिक्स है उसमें। नहीं यार, वो ईवीएम सब तो हैक है, सब ऐसे मत बोलो आप, ईवीएम तो एकदम हैक्ड है यार। हाँ, वो तो मैं करता हूँ। ये देखिए ईवीएम हैक की मशीन निकाल रहा हूँ, 1 मिनट। ये मेरा एक फोन हो गया, और एक ये कैमरा से मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ सर। कैमरा मेरे पास अद्भुत कैमरा है। जितनी बार शटर क्लिक क्लिक होती है, उतना है वोट बढ़ता है सर। क्या बात क्या है? मोदी जी को जाता है डायरेक्टली? हाँ, डायरेक्ट मोदी जी को जाता है, डायरेक्ट मोदी जी को जाता है। बीच में कहीं मतलब कोई गैप नहीं होता। यही बात है ना, मैं यही बोलता हूँ, मोदी साहब बस गलत बात इनफैक्ट है अगर क्योंकि आप देखोगे ना, तो मेरे बैंक अकाउंट में 2014 से लेकर अब तक 15 लाख की सर 10 साल में 10 किस्तें आई है। यानी 1.5 करोड़ के आसपास बैंक अकाउंट में अच्छा, पैसे मोदी आए। जी आपको 15 लाख दे रहे हैं? हाँ, डायरेक्ट देते हैं सर, डायरेक्ट। अब जैसे जब बांग्लादेश के बारे में मेरे को व्हाट्सएप आते हैं मोदी साहब के, आपको ऐसे मैं मोदी साहब को जरा फोन करता हूँ। हाँ हाँ, आप कर लो, कर लो, बात कर लो, बात कर ही लो, मैं ही मोदी जी बन जाता हूं। देखिए, अगर बुलबुले ही फैलाने हैं, कुछ भी गप मारना है, कोई भी कोरी गप मारनी है, तो मैं कल बोल दूंगा कि यार, कल मैं डोनाल्ड ट्रंप से ने मुझे फोन किया, बोला अभिषेक यार तुम्हारा शो देखा यार, व्हाट अ परफॉर्मेंस यार, तुमने तो गुर्दे छील दिए कांग्रेस पार्टी के। इवन आई ऑल्सो डोंट लाइक राहुल गांधी यार। बोल सकता हूं, जब बोलना ही है, गप्पे ही मारना है तो भाई। अच्छा ये भी बात है, जब फेंकना ही है तो स्लो गेंद क्यों फेंके? 150 किलोमीटर की फेंकेंगे, फुल पेस में फेंकेंगे। फुल तो फ्रंट पे। राहुल गांधी है, हाँ, राहुल गांधी एंड इकोसिस्टम इज लाइक दैट ओनली। तो सुप्रिया श्री ने आकर के बात बात कर रही है कि ये देखो सूट बूट की सरकार। अरे भाई साहब, आई मीन आई एम सरप्राइज्ड, एक ओबीसी के प्रधानमंत्री ने सूट पहन लिया तो इतना बवाल। राहुल गांधी को 2004 से लेकर के 2014 और इतने इतने महंगे सूट वो भी तो पहनते हैं, बट चूंकि बेबी हु बॉर्न विथ अ गोल्डन स्पून, तो उनके लिए तो भाई करोड़ों के सूट अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन मोदी ने पहन लिया, वो भी किसी का गिफ्टेड, तो प्रॉब्लम है। सूट बूट की सरकार, और वो नैरेटिव चल भी रहा है। सो इट इज लाइक दैट ओनली। अभी मैं तो कौन सी गुर्दे सूट बूट की सरकार, मेरे को ये एक तो ना, मेरे को पूरा नैरेटिव ही समझ नहीं आता कि आप सूट बूट की सरकार बोलते रहते हो। भाई साहब, सूट बूट क्या होता है? फिरंगी माल है, ठीक है, फिरंगी माल के बारे में बात करते हो ना आप। सूट बूट की सरकार मतलब ये तो फिरंगी माल है, ये कॉर्पोरेट्स के साथ बिके हुए हैं, ये है वो है। ये नाना जी को देखे नहीं ना, दिक्कत ये है। कर लो बात, बात कर लो निकले, बात। बड़ी अच्छी नज्म है सर। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग वजह उदासी का सबब पूछेंगे। तो यही है, राहुल गांधी को अपने, देखिए वो पता है, राहुल गांधी और मोदी जी में सबसे बड़ा अंतर क्या है? राहुल गांधी इज अ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन एंड नरेंद्र मोदी इज फुल टाइम पॉलिटिशियन। राहुल गांधी को पार्टी भी करनी है। राहुल गांधी को बैठ के वो काव्या थी ना, वो एक्ट्रेस, उसके साथ बैठ के वो खाना पीना भी है। राहुल गांधी को विदेशों में भी जाना है, वो सब भी तो काम करना है, और हर दूसरे महीने जाना है। फंड भी तो राजीव गांधी फाउंडेशन, देखिए क्या है, लोग यही सोचते हैं कि भाई सिर्फ राजनीति करने जा रहा है। अरे भाई, जो भी बातचीत है डील के जरिए, राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड भी तो लगाना है। अब मैं तो कल से यही सोच रहा हूं कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को ऐसी क्या पड़ी थी जो राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन दे रहा है। फाइनली वो बैंक मर्ज हो गया किसी और बैंक में, क्योंकि वो होना ही था। अगर राजीव गांधी फाउंडेशन को देश की जनता के पैसे वो दे रहा है, तो भाई बैंक को तो बर्बाद होना ही था। मूल प्रश्न ये कि दिया क्यों? ऐसा कौन सा काम राजीव गांधी फाउंडेशन कर रहा है, आपको पैसे मिले? मेरे बच्चे को तो एजुकेट करने के लिए कुछ नहीं है, किसी और के भी बच्चे को। कम से कम मैं वास्तविक जीवन में 10,000 लोगों से डायरेक्ट कनेक्शन में रहता हूं, उनमें से किसी के आसपास कोई राजीव गांधी फाउंडेशन नाम का कोई चिड़िया कुछ देने नहीं है। तो फिर पैसा 550 करोड़ 700 करोड़ आती किस लिए? यही कि जब हमारी सरकार नहीं रहेगी तो किसान आंदोलन आएगा। तो वो तो हम समझ रहे हैं। अब आप फंसे हैं। अब आप ये जवाब दो कि आपका कश्मीर के ऊपर ऑफिशियल स्टैंड क्या है,
और अगर ऑफिशियली स्टैंड ये है कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो आपकी माताजी उस फोरम में को फाउंडर के रूप में कर क्या रही है? ये सिंपल सवाल है। निशिकांत दुबे ने सदन में पूछा, उस सवाल का उत्तर चाहिए। भाग क्यों रहे हो भाई? जवाब दो ना। आ जाती सोनिया गांधी तो है ना, सोनिया गांधी जी आकर के सदन में जवाब दे दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्यों नहीं देती? संविधान पे बहस भी हो रही है। नहीं बोलेगा सर, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ये तो अभी बस टॉपिक पे तो ये फेंकने वाले हैं सेपरेटली, क्योंकि आप देखिए। एनीवेज, मैं आता हूँ अभी आखिरी वाले पार्ट पे, क्योंकि ये तो एंडलेस डिस्कशन है, ये तो इनका कोई नहीं भरोसा सर, नहीं है, ना लेकिन कोई फिर चाल इसमें एक चलानी है, लाइन ना और कुछ। जोड़ दूं। हाँ, आप जवाब दीजिए ना दीजिए, लेकिन जिसको ये लगता है कि मोदी छोड़ देगा, मोदी तो नहीं छोड़ेगा। मोदी तो बड़ा निर्मोही है, सदन में तो आएंगे, वो गलत बात बोलेंगे। है, गलत बात है। मैं मोदी मस्ट अब रिजाइन। यस, नेक्स्ट वीक वो सब हो जाएगा, करेंगे गलत रेजिग्नेशन, बात, फिर से डिमांड रेजिग्नेशन। होगा। हाँ। मैं ही टाइप कर रहा हूँ फटाफट उनका। हाँ। बट आखिर में मुझे ये बताओ, ये जो लोकसभा के नंबर्स हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं दिखते हैं, थोड़ा सा कुछ बूस्ट आ रहा है, वो अपने उद्धव वाला फैक्शन भाग रहा है उधर से, वो पटनायक वाले फैक्शन वाले भाग रहे हैं, सब मिलना चाहते हैं मोदी जी से, जाके किसी और से मिलने नहीं चाहते। बट मैंने सुना था मोदी जी तो आजकल कुछ करते नहीं है, सारा कुछ योगी साहब संभाल रहे हैं, मोदी जी आप तो अभी साइड हो रखे हैं, क्या हो रहा है ये? देखिए सर, उद्धव ठाकरे वाला भागे ना भागे, आज संजय राउत ने बड़ा अच्छा बयान दिया कि ये जो इसके एनसीपी के सांसद हैं, वो प्रफुल्ल पटेल के द्वारा सब एनडीए में मिलना चाहते हैं, और प्रफुल्ल पटेल सेंटर में मिनिस्टर बनना चाहता है। तो एक फिल्म याद आ गई सर, बड़ी मेरी फेवरेट कॉमेडी फिल्म, हालांकि उसमें एक्टर तो आमिर और सलमान है, लेकिन उसमें एक आमिर खान का डायलॉग मारता है, आइला लगता है ये कच्चा खिलाड़ी है। तो फिल्म का नाम अंदाज अपना अपना था। उसमें वो क्राइम मास्टर गोगो के लिए बोलता है, लगता है ये पक्का खिलाड़ी है। तो क्राइम मास्टर गोगो शरद पवार जो है ना, वो पक्का खिलाड़ी है, और ये जो है संजय राउत, वो बहुत कच्चा खिलाड़ी, उसे समझ में नहीं आ रहा है। भाई जब दिख ही रहा है कि इंडिया अलायंस में कोई भविष्य नहीं है, तो वो पिपीरी बजाएगा वहां रुक के? वो तो पहले दिन से बोल रहा था अडानी पे हमला मत करो, उसने तो बार बार बोला, उसने बार बार बोला सावरकर जी पर हमला मत करो, राहुल गांधी नहीं माना। उसने बोला महाराष्ट्र चुनाव नजदीक आ रहे, खबरदार जो अडानी जी के ऊपर कुछ भी बोला, लेकिन ये तो माना नहीं, ये तो माना नहीं, ये तो निकाला सेफ से, बोला अडानी और ये सेफ है। तो अब क्या भाई, सुप्रिया सुले ने सदन के अंदर परसों बयान दिया, वो सुना कि नहीं? आई वुड लाइक टू से वन थिंग अबाउट इंडियन रेलवे, दैट मिस्टर Ashwini Vaishnav has done tremendous work in sector of cleanness. Indian Railway is so neat and clean now. सुनिए, सुप्रिया सुले बोल रही थी। अचानक थोड़ी ना किसी का अंतरात्मा जगता है, पहले कुछ टैबलेट जाता है, कुछ पोजीशन जाता है, तो वो भले ना जाए, शरद पवार भी रुक जाए, बाकी लोग चले जाएंगे। देखिए, एक बात कहा जाता है कि शरद पवार और अजीत पवार दो अलग अलग पार्टियों में जरूर है, पर इनके पारिवारिक रिश्ते अभी भी वैसे के वैसे ही है। तो होगा, जिनके सपने में लोग आते हैं। ये तो आपकी गलती थी ना कि आपको 99 सीट के ऊपर ही है, किसी ने कान में फूंक दिया, बस 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 अब आप सरकार बनाएंगे, अब तो आप पीएम बन गए। अरे भाई 272 नंबर चाहिए होता है, और तुम क्या बनोगे यार? तुम्हारे पास ना अभी टीएमसी का सपोर्ट है, टीएमसी वाली खुद ही बोल रही है हटाओ यार, ये मैं बनती हुई लीडर ऑफ अपोजिशन यार, ये बेकार आदमी यार। वो अरे क्या तो कर पाएगी? उसको करना भी कुछ नहीं है, उसको तो बंगाल संभालना है 2026 में। वो अपना बंगाल इलेक्शन देखेगी ना, उतना तो उसका अधिकार है ना सर। वो क्यों राहुल गांधी को मुसलमानों का वोट लेने दे, इतना तो उसका अधिकार है ना भाई। वो दोनों चेक एंड बैलेंस तो खेल सकती है, उसको भी राजनीति करने दीजिए। हम लोग बैठ के पॉपकॉर्न खाएंगे, तमाशा देखेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? इंडियन इंडियन पॉलिटिक्स है, हमेशा मसालेदार है, मजेदार है, खेल हो रहा है हर तरफ से। नंबर सिस्टम बस ठीक है, नंबर सिस्टम में कोई कमी नहीं है जी। कुछ भी कहीं, मजा बहुत आ रहा है। तभी तो हंस रहा हूँ साहब। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला, बहुत अरे बढ़िया। मजा आ रहा है, क्योंकि इंटरेस्टिंग टाइम्स है, और देखते हैं आगे गेम कैसे जाती है, क्योंकि
बहुत ही सारा डेवलपमेंट देखिए, चल रही है एक साथ। मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ 6 दिन के लिए फुर्सत से। मुझे बस एक ही मैं कामना करता हूँ भगवान जी के साथ, भगवान जी उस 6 दिन के बाद ही मोदी जी का को सदन में एंट्री दिलवाइएगा क्योंकि वो मैं मिस नहीं करना चाहता। पता गुर्दे नहीं क्या छील के होगा। रख नहीं हाँ, होगा वो क्या, तो मैं तो बोल चुका हूँ, ये सदन से भागेंगे और फिर भी वो धुलाई जारी रखेंगे। 1.5 घंटे, 2 घंटे लोकसभा में धोएँगे, उसके बाद फिर जो थोड़ा बहुत जान बचा रहेगा इनका बोलेंगे रुको, रुको अभी राज्यसभा में आ रहा हूँ, वहाँ भी धोऊँगा। तो दोनों सदनों में मिलके 3 घंटे, 4 घंटे तबीयत से धुलाई करेंगे। निरमा, हुँ। वॉशिंग पाउडर निरमा। जी। चलिए, देखते हैं निरमा के स्टॉक प्राइस ऊपर जाते हैं कि अडानी के, वो तो अभी टाइम ही बताएगा। तब तक जी, नमस्कार, थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय जय श्री हिंद, राम। जय भारत।